नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। और आज का सच ये है कि संविधान के नाम पर मौजूदा सत्ता अपनी सुविधा के हिसाब से संविधान की ही लक्ष्मण रेखा खींचती है और उस लक्ष्मण रेखा के भीतर से संविधान को ही निशाना बनाती है। सत्ता की सियासत एक दिन यहां तक पहुंच जाएगी, इसकी कल्पना संविधान बनाने वाले किसी भी व्यक्ति ने कभी भी नहीं की होगी। आज का सच समझने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल पुरानी एक बात याद करनी होगी। एक चेतावनी हम आपको शुरू में ही दे देते हैं। जिस इकोसिस्टम को आप दूसरों के खिलाफ मजबूत करते हैं, अक्सर अक्सर वो सिस्टम मजबूत होकर आपको भी अपनी चपेट में ले लेता है। देश के दूर दराज गांवों में या बस्तियों में आज जो चल रहा है वो कल आपको अपनी कॉलोनियों में और परसों शायद अपने घर तक दिखाई पड़ सकता है। इस वैधानिक चेतावनी के साथ आपको सबसे पहले आपके इर्द गिर्द क्या हुआ, क्या हो रहा है, उस माहौल को हम बताने की कोशिश करते हैं। अभी अभी सावन गुजरा है, भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की भक्ति भी आपने देखी और भक्ति के नाम पर कुछ कांवड़ियों का उत्पात भी आपने देखा। हंगामा तोड़फोड़ की घटनाएं बेशक ज्यादा नहीं हुई, लेकिन हुई। और वो सब करने वाले उपद्रवी भी वही होते हैं जिनके कांधे पर कांवड़ होती है, तन पर प्रायः भगवा वस्त्र होता है। उन्हें आप देखकर ही पहचान सकते हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन फूल बरसाते हैं। ये सिर्फ कपड़ों से व्यक्ति की पहचान करने का एक नजरिया है जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता ने ही दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 10 साल पहले कपड़ों से पहचान वाला बयान पहली बार दिया था। तो जब उन्होंने बयान दिया तो उसका असल मकसद शायद देश पूरी तरह समझ नहीं पाया था। 15 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे थे, उनके संदर्भ में मोदी जी ने एक लकीर खींची थी, एक बड़ी लकीर खींची थी, ये कह करके कि आप कपड़ों से ही पहचान सकते हैं कि कौन लोग आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री दिल्ली के रामलीला मैदान में CAA के समर्थन में रैली कर रहे थे और रैली में बोल रहे थे। कपड़ों से पहचान का जो फॉर्मूला मोदी जी ने उस वक्त दिया, उसे उनके पूरे इकोसिस्टम ने तो ठीक से समझ लिया। उसके बाद चाहे उपद्रव करते कांवड़ियां हों या गले में लाल पीला केसरिया गमछा डाले तथाकथित गौरक्षक, पूरा सिस्टम उनके पीछे खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश में तो एक सीनियर पुलिस अफसर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हुए राज्य की पुलिस के प्रमुख यानी DGP के पद तक पहुंच गए। मोदी जी का यही सिस्टम कपड़ों से पहचान करते हुए कुछ विशेष लोगों के सामने भी खड़ा हुआ, जिनकी पहचान असल में मोदी जी ने कराई थी। पिछले 11 साल में मॉब लिंचिंग और उसके शिकार खास कपड़े पहनने वालों को भी आप जानते हैं। लेकिन मोदी जी के इशारे का असल मकसद ये नहीं था। शुरुआती दौर में तो वो सिर्फ खास कपड़े पहनने वालों के भीतर डर और खौफ का माहौल पैदा करने के लिए था, ताकि जब असल काम शुरू हो तो कहीं से कोई विरोध ना उठ सके, कोई सवाल ना उठ सके। वो असल काम शुरू हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ। हालांकि उसमें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा। 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की जिस मंशा को मोदी जी के कई दुलारे नेताओं ने चुनाव के दौरान सबके सामने रखा था, उसे जनता ने खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को बहुमत के ही लाले पड़ गए। जैसे तैसे गठबंधन और दूसरे दलों के समर्थन के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिर बैठे। तो अब उन्होंने अपने 10 साल पुराने मिशन को एक नए मुलम्मे के साथ पेश कर दिया, साथ ही कुछ पुराने तौर तरीके भी आजमाए। लेकिन अब देश उनके कपड़ों से पहचान वाले बयान की हकीकत को ठीक से समझ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों से पहचान का असल मतलब नागरिकता की पहचान कर लेना था, जो 10 साल बाद पूरी तरह से खुलकर देश और समाज के बीच आ चुका है।
इसमें एनआरसी और सीएए के साथ अब चुनाव आयोग को भी लगा दिया गया है। बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग असल में क्या कर रहा था? लोगों की नागरिकता ही तो जांच रहा था। यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह देश के गृह मंत्रालय का काम है। यह सवाल विपक्षी दलों ने ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया था। लेकिन इस काम को करने के लिए गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग में दो ऐसे बुनियादी फर्क हैं जो शायद प्रधानमंत्री जी को समझ में आ गए। पहली बात तो यह कि गृह मंत्रालय जिसे विदेशी नागरिक कहेगा उसे विदेशी साबित करना भी मंत्रालय की ही जिम्मेदारी होगी। गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी, और अमित शाह का मतलब प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी जी में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी समाहित है। हाथी के पांव में सबका पांव। काफी हद तक खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मोदी जी में ही समा चुका है, क्योंकि संघ के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी ने सत्ता को ही विचारधारा बना दिया है। सत्ता है तो रईसी है, ऐशो आराम है, ताकत है। ऐसे में कपड़ों से पहचान कर मोदी जी का पूरा इकोसिस्टम किसी को भी बड़े आराम से घुसपैठिया बोल सकता है। लेकिन सिर्फ बोल ही सकता है, उसे विदेशी साबित करना अमित शाह के मंत्रालय के लिए एक मुश्किल काम हो सकता है, टेढ़ी खीर हो सकता है। इसके उलट चुनाव आयोग के सामने लोगों को खुद अपनी नागरिकता साबित करनी होती है। आयोग की ऐसी किसी भी मुहिम में मोदी जी का इकोसिस्टम सिर्फ कपड़ों से पहचान करके एक इशारा भर कर देगा। इसके बाद वो व्यक्ति बांग्लादेशी हो जाएगा या रोहिंग्या हो जाएगा। वो भारत का ही नागरिक है, कोई भी व्यक्ति भारत का ही नागरिक है, हमारे आपके जैसा ही एक सच्चा हिंदुस्तानी है। इस बात को साबित करना अब उसकी जिम्मेदारी। अपने सपोर्ट में जो भी दस्तावेज जमा कराएगा उसकी जांच प्रधानमंत्री मोदी का इकोसिस्टम ही करेगा। दस्तावेजों में नाम, माता पिता का नाम, पता और सरकारी कर्मचारी कितनी छोटी मोटी गड़बड़ियां करते हैं पूरा देश जानता है। तो ये सब जो उनका नाम पता है उनके साथ क्या कुछ हो सकता है आप भी समझ सकते हैं। और उन गड़बड़ियों को सरकारी तंत्र में ठीक कराना हिमालय पर चढ़ने जैसा काम होता है। तो फिर उन्हीं गड़बड़ियों को आधार बनाकर मोदी जी का इकोसिस्टम जिसे चाहे उसे विदेशी साबित कर दे, घुसपैठिया साबित कर दे। ऐसा कोई व्यक्ति अदालत में चुनौती दे सकता है, लेकिन अदालतों में इंसाफ मिलने की रफ्तार कैसी है और उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ती है, ये भी किसी से छिपा है क्या? कीमत में सिर्फ फीस मत जोड़िएगा, व्यक्ति का कीमती समय भी शामिल होता है। जिन लोगों पर विदेशी या घुसपैठी होने का तमगा जड़ा जाता है उनमें से ज्यादातर समाज के हाशिए पर पड़े ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शायद मोदी जी का 5 किलो मुफ्त राशन तक नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे जागरूक तक नहीं है। फिर वो कोर्ट कचहरी कहां से कर पाएंगे? सिस्टम के सवालों के जवाब कहां से दे पाएंगे? सिवाय इसके कि जो तमगा मोदी जी का इकोसिस्टम उन पर लगा रहा है उसे चुपचाप कबूल कर लिया जाए। इस काम को करने के लिए गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच जो दूसरा बड़ा और बुनियादी फर्क है वो ये है कि गृह मंत्रालय के किसी भी काम को जनता सीधे राजनीति से जोड़ सकती है, उसका विरोध कर सकती है, सरकार को जवाबदेह बना सकती है। इसका नमूना भी आप देख चुके हैं। टेस्ट केस के तौर पर 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सीएए को देश में लाना चाहते थे उसका जनता ने इतना विरोध किया कि उस वक्त मोदी जी को अपने पांव पीछे खींचने पड़े। लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर जो कर रहा है उसका विरोध जनता किसके सामने करे और किस आधार पर करे? कुछ राजनीतिक दल और समाज सेवी संगठन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी ले गए। तो क्या हुआ? पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सिर्फ सलाह दी, जिसे मानने की कोई बाध्यता आयोग को नहीं थी। ना आयोग ने माना और अपना काम वो अपने तरीके से उसने जारी रखा। चुनाव आयोग ने तो बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर कराने की बात भी कह दी। अगली सुनवाई से पहले ही चुनाव आयोग का काम पूरा हो चुका था। उसके बाद जो सुनवाई हुई उसमें भी सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अभी इस विषय पर सुनवाई होनी है। यह बात सच है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। बेशक मोदी सत्ता के दौर में चुनाव आयोग भी सीबीआई और ईडी की तरह पिंजरे का तोता बन चुका है, लेकिन ताल ठोक कर ऐसा कहा नहीं जा सकता।
विपक्ष कहता भी है तो कहता रहे, कुछ किया तो जा नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जुमला 10 साल पहले उछाला था, उसे पूरा करने का रास्ता उन्हें अब समझ में आया है। जहां ना ही सीधे सीधे कोई उन पर उंगली उठा सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के काम में ज्यादा दखल दे सकता है। एसआईआर का मुलम्मा चढ़ा करके चुनाव आयोग का नागरिकता वाला खेल तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार का ये खेल जिस फॉरेन ट्राइब्यूनल के जरिए चल रहा था, उसको लेकर एक रिपोर्ट अनमेकिंग सिटीजन्स आई है। रिपोर्ट सरकारी नहीं है, एक संस्था की है, जिसमें मोदी जी के इकोसिस्टम के कामकाज और उनको लेकर हुए सैकड़ों कानूनी फैसलों की समीक्षा है। उस रिपोर्ट की केस स्टडी हम आपको यहां बताते हैं, शायद आप सारी तस्वीर और सत्ता का असल मकसद तब समझ सकें। असम के रहीम अली को बांग्लादेशी बताया गया। उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और इस दुनिया से ही चले गए। उनकी मौत के 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि रहीम अली भारतीय हैं। मतलब वो भारतीय थे, लेकिन वो लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए। इसी तरह महाराष्ट्र के 4 लोगों को अचानक शायद कपड़ों से पहचान कर बांग्लादेशी बता दिया गया। उन्हें बीएसएफ कैंप भेज दिया गया और बीएसएफ ने उन्हें बांग्लादेश के बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन 4 की लड़ाई लड़कर उनकी भारतीयता को साबित किया और उन्हें वापस ले आया। ऐसे दर्जनों, सैकड़ों नहीं, लाखों लोग हो सकते हैं। इनके किस्से इतने मुख्तसर भी नहीं हैं। दर्द, तकलीफ और अपमान की बहुत लंबी लंबी दास्तानें हैं, जहां एक पल में किसी का पूरा वजूद, उसकी जमीन और आसमान सब कुछ छिन जाता है। असम में एनआरसी की जो अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई थी, उसमें कुल 3.11 करोड़ यानी 3 करोड़ 11 लाख लोगों को शामिल किया गया, जबकि 19 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर हो गए। बाहर हुए लोगों के बारे में मोदी जी के इकोसिस्टम के एक मजबूत सिपाही अमित शाह के विशेष कृपा पात्र असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने उस वक्त कहा था कि 16 लाख लोगों को एनआरसी में जगह नहीं मिली, जिससे 7 लाख मुस्लिम और बाकी कोच, राजवंशी और दास जैसे उपनाम वाले असमिया हिंदू हैं। तो आप समझ लीजिए, कपड़ों की पहचान से तैयार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इकोसिस्टम अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसे अब कपड़ों को पहचानने की जरूरत भी नहीं है। अब वो किसी को भी निशाने पर ले सकता है। अब इस सिस्टम का हथियार भी सिर्फ एनआरसी नहीं है, अब ये एसआईआर है, जो कल को आपको भी कह सकता है कि अपनी नागरिकता साबित करो। बेशक आपके दादा परदादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही क्यों ना रहे हों, क्योंकि जिनका इतिहास कमजोर होता है वो सबसे पहले दूसरों का इतिहास मिटाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।